बैक टू इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आजकल जो क्लास 10 का इंग्लिश सिलेबस है उसमें जो मेन चैप्टर्स हैं उन पे कुछ वीडियोस प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स बहुत पास हैं और मेरे ख्याल से कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के जो एक्सप्लेनेशंस उनके लिए ज़रूर मददगार साबित होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो फर्स्ट फ्लाइट, जो क्लास 10 के इंग्लिश सिलेबस का एक सबसे मुख्य किताब जो उसकी है उससे ली गई है। और आप समझ गए होंगे इस कहानी के बारे में, आपने इसे पढ़ा भी होगा। तो जब मैं इसकी चर्चा करूंगा, मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में कई बातें बता पाऊं। जैसे मैं लेखक के बारे में बताऊं, मैं आपको बताऊं उस कहानी के बारे में, कहानी में जो केंद्रीय विचार हैं, कुछ जो थीम्स हैं उनकी चर्चा करूं। फिर जो इसके जो दो मेजर कैरेक्टर्स हैं, लेंचो और द पोस्ट मास्टर, उनके बारे में कुछ चर्चा भी हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम इस कहानी की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो ये कहानी जो हमारी है, अ लेटर टू गॉड, इसको किसने लिखा है आप देख सकते हैं बोर्ड पर, जी.एल. फ्यूंटस लेखक का नाम है। और ये मेक्सिको के थे। कहाँ के थे? मेक्सिको के। इनका जन्म हुआ था 1897 में और ये 1966 तक जीवित रहे। और इनको हम किस रूप में ज्यादा जानते हैं? इनको हम द ग्रेटेस्ट क्रॉनिकलर ऑफ मैक्सिकन रिवॉल्यूशन, यानी जो मेक्सिको की क्रांति हुई थी, कब हुई थी वो 1910 से 1920 के बीच में हुई थी। तो उस क्रांति का जो रिकॉर्ड तैयार किया उन्होंने, वो बेहतरीन रिकॉर्ड है और उतना अच्छा रिकॉर्ड शायद किसी ने नहीं बनाया है। इसलिए हम उनको द ग्रेटेस्ट क्रॉनिकलर ऑफ मैक्सिकन रेवोल्यूशन कहते हैं दोस्तों। और ये 1910 से 1920 के बीच में हुआ था, जिसमें लोगों ने वर्तमान सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और उस सत्ता को उखाड़ फेंका था। फिर ये 10 साल चलता रहा, कितनी सरकारें आई, उखाड़ फेंकी गई और इसका मेक्सिको के जनजीवन पर प्रभाव तो पड़ना ही था। उस प्रभाव को बड़े अच्छे से चित्रित किया है इस लेखक ने, जी.एल. फ्यूंटस ने। उन्होंने प्रोज भी लिखा, पोएट्री भी लिखी, लेकिन प्रोज और पोएट्री के लेखक के रूप में इनकी उतनी पहचान नहीं है, उसमें वो इतने सफल नहीं हो पाए। फिर भी आज की जो कहानी है लेटर टू गॉड, उसमें बड़ी सफलतापूर्वक, बड़े शानदार तरीके से उस काल और वहाँ उस पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसे हम छोटे किसान कहते हैं, उनके जीवन स्तर, उनकी जीवन दशा की जो शानदार चर्चा उन्होंने की है वो उल्लेखनीय है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं किसानों की, तो ये छोटे किसान चाहे वो कहीं भी हों, उतनी ही बुरी दशा में है। उनको हर एक चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सरकारें कहीं भी उनका साथ नहीं देती, बाजार उनके साथ नहीं है। और ये समस्याएं हर जगह है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हों या डेवलपिंग कंट्रीज़ हो। आप जर्मनी की बात कर लीजिए, चाहे आप डेवलपिंग कंट्रीज़ में आप मैक्सिको को ले लीजिए, चाहे आप भारत का ले लीजिए, जहाँ भी देखिए किसान आंदोलन चल रहे हैं। वो किस तरफ जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये समस्याएं हर कहीं विश्व में मौजूद हैं और हर तरफ उनके जीवन में उठापटक चलती ही रहती है। समस्याओं से उन्हें खुद ही जूझना पड़ता है। फसलों के लिए वो लोग बारिश पे निर्भर होते हैं, सिंचाई की उतनी अच्छी सुविधा नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के बीच में वो छोटा किसान कैसे जीता है और किन चीज़ों के जरिए वो अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, उस पर एक बड़ी रोचक चित्रण उसका इस कहानी में प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है अ लेटर टू गॉड। तो दोस्तों, आइए हम कहानी की चर्चा करें। और उसके पहले मैं चाहूँगा मैं इस बोर्ड को क्लीन करूं और फिर आपको कई सारी बातें बताऊं इस कहानी के बारे में। और इस कहानी में जो हमारा नायक है उसका नाम लेंचो है। हाँ दोस्तों, हम उसे लेंचो के नाम से जानेंगे, लेंचो। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बहुत ही मजबूत चरित्र है ये, मजबूत किरदार है ये। इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं और जैसा कि हर इंसानी किरदार में होता है, हर मानवीय चरित्र में होता है, कुछ खामियां भी होंगी ही, लेकिन आदमी तो है ही खूबियों और खामियों का मिक्सचर। तो ये जो कहानी शुरू होती है, वो लेंचो का जो घर है वो कहाँ स्थित है? वो एक छोटी सी पहाड़ी के ठीक चोटी पर स्थित है और इस पहाड़ी से वो पूरी घाटी को देख सकता है। और फिर एक नदी कहीं से बहती है, उस नदी को भी देख सकता है, वो नदी का जो प्रवाह है उसको भी देख सकता है वो। और दूर दूर तक उसके खुद के खेत फैले हुए हैं, उन खेतों को देखता है, अपनी फसलों को देखता है।
तो ये सहूलियत है ऊंचे स्थान पे घर होने का। सो हिज हाउस सिट्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल in the middle of a valley from where he can see the river and his cornfields stretched to the horizon. और फसल कैसी है? उसकी फसल शानदार है, dotted with flowers, फूल लगे हुए हैं, and they are promising a very good harvest. बहुत अच्छे फसल की उम्मीद है उसे। बस एक चीज चाहिए। कौन सी चीज? जरा अच्छी बारिश हो जाए, एक जोरदार बारिश, बस इसी की तो जरूरत है। फिर लेंचो क्या करता है? वो आसमान की ओर नजरें टिकाए रहता है, उत्तर पूर्व के आसमान की तरफ। अब और दोपहर गुजर जाता है, फिर देखता है कि उत्तर में बादल चल रहे हैं क्षितिज के ऊपर, और हवा बारिश की सुगंध से भारी है, ताज़ी हवा है, सोधी खुशबू है उसमें बारिश की। और बहुत खुश वो अपने घर आता है और अपनी बीवी से कहता है, वुमन वी आर गोइंग टू हैव रेन, वी विल हैव रेन टुडे, आज बारिश होगी। और कितना रिमार्केबल रिप्लाई, कितना विचित्र, कितना शानदार जवाब है उसकी पत्नी का। यस गॉड विलिंग, हाँ यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो। यहीं से शुरुआत होती है एक थीम की जिसे हम फेथ कहते हैं। ये आपको पूरी कहानी में दिखेगी। चाहे उसके बीवी के हृदय में ये जमी हुई गहरा विश्वास ये जमा हुआ कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, अगर वो चाहेगा तो बारिश जरूर होगी, नहीं चाहेगा तो नहीं। चाहे लेंचो के हृदय में ये बात जमी हुई कि उसे ईश्वर से मदद तक मिल सकती है, और इतना गहरा विश्वास कि वो ईश्वर को लेटर तक लिख सकता है। चाहे उसके घर के अन्य लोगों में जमा विश्वास हो, चाहे पोस्ट मास्टर जिस विश्वास को देख के उस सकारात्मक ईर्ष्या से कह उठता हो, काश मुझ में भी उसका आधा विश्वास होता। तो ये थीम ऑफ फेथ, ये फेथ का जो थीम है, ये आपको पूरी कहानी में दौड़ती हुई मिलेगी ये। और फिर डिनर का टाइम होता है, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे हैं, छोटे लड़के घर के आसपास दौड़ लगा रहे हैं, खेल रहे हैं। और चूंकि डिनर टाइम है, सबको घर बुलाया जाता है, सब खाने बैठ जाते हैं। और अभी खाना ही खा रहे होते हैं कि आसमान में बारिश की बूंदें आसमान से गिरनी शुरू हो जाती है। लेंचो आह्लादित है, बहुत खुश है। स्वाभाविक है खुश होना, अपनी मेहनत सफल होती हुई दिख रही है उसे। उस आदमी ने जिसने कई सप्ताह कड़ी मेहनत की थी इस सपने को रियलिटी बनाने के लिए, वास्तविकता का जामा पहनाने के लिए, आज वो सपना पूरा होता दिख रहा है। एक शानदार फसल की उम्मीद दिख रही है, बहुत खुश है। बाहर आ जाता है वो खाना छोड़ के, सिर्फ बारिश को अपने ऊपर महसूस करने के लिए, यूं कहें कि उसका आभार प्रकट करने के लिए। और महसूस करता है बारिश को खुद के शरीर पे। फिर क्या होता है? वो कहता है कि देखो ये बड़ी बूंदे 10 सेंट के सिक्के हैं, ये छोटी बूंदे 5 सेंट के सिक्के। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। किस्मत का फेर देखिए, किस्मत का एक वार देखिए। तेज हवा चल उठती है, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, और उसके साथ ओला पत्थर, ओले की बरसात शुरू हो जाती है। लेंचो कहता है ये बुरा हो रहा है, उम्मीद करता हूं जल्दी गुजर जाए, आई होप इट पासेस क्विकली। लेकिन उसको जल्दी गुजरना नहीं था। पूरे 1 घंटे तक जोरदार ओले की बारिश होती रहती है, और जब ये चीजें रुकती हैं तब लेंचो देख सकता है पूरी घाटी सफेद चादर से ढक गई है, ओले से पट गई है, जैसे किसी पेड़ पर एक पत्ता तक बचा नहीं है। सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। और जैसे उसका खुश होना स्वाभाविक था क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाती दिख रही थी, अब उसका शोक में डूबना भी लाजमी है। बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है। क्वेश्चंस लोग कहते हैं ये नेचुरल, लेंचो इंटॉलरेंट था, बहुत जल्दी खुश, बहुत जल्दी उदास होता था। जी नहीं, ये स्वाभाविक तो है। वो आदमी जो इतनी मेहनत करेगा और जिस चीज पर उसका पूरा अस्तित्व निर्भर है, उसका सफल होना किसी के लिए भी खुशी का कारण ही होगा, और उसका विनष्ट होना अपार दुख का कारण तो बनना तय है। लेंचो दुखी है। वो कह उठता है टिड्डियों के दल ने 20 से ज्यादा छोड़ा होता, उनका हमला हुआ होता तो हमारे पास पूरे साल अब कोई अनाज नहीं होगा। बहुत हताश घर आता है वो। लेकिन देखो फिर थीम ऑफ फेथ, फिर विश्वास का वो थीम फिर दौड़ता है। परिवार के लोग एक दूसरे को सांत्वना देते हैं, चिंता मत करो, कोई भूखा तो नहीं मरता, ईश्वर सब देखता है। हाँ, ईश्वर सब देखता है। लेंचो को भी यकीन है ईश्वर सब देखता है। पता नहीं देखता भी है या नहीं, लेकिन वो कहता है सब देखता है। वो चीजें भी जो आंखों से नहीं दिखती, जो आदमी के दिल में छुपी होती हैं, उसके मन की गहरी इच्छाएं जिसे वो प्रकट भी नहीं करता, वो भी ईश्वर देख लेता है। हो सकता है सच हो। और उस रात
उस मुसीबत की उस रात, निराशा की उस रात, उदासी की उस रात में एक जो राहत का ख्याल सबके दिलों में है, वह है एक उम्मीद कि ईश्वर से मदद मिलेगी। कितना विश्वास है ईश्वर पे। और लेंचो जो कि बिल्कुल बैल की तरह मेहनत करने वाला आदमी है और उसी स्ट्रेटा से आता है जहां लोग वही जीवन जीते हैं, मेहनत कश जीवन, मजदूरों का जीवन, कोई सुख सुविधा या कोई पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं। तो वो लेंचो, लेकिन उसमें एक खूबी है जबरदस्त कि वो लिखना पढ़ना भी जानता है। ये एक रेयर बात है उस तबके के लोगों के बीच में, वहां उस समाज में। लेकिन लेंचो को तो पढ़ना लिखना भी आता है। और अगले संडे को, अगले इतवार को वो खूब सुबह नहा धो के पेन और पेपर लेके लिखने बैठ जाता है। एक बड़ी शिद्दत से ईश्वर को एक पत्र लिखता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ईश्वर को एक पत्र लिखता है। लिखता है, प्रिय ईश्वर, डियर गॉड, सारी फसल बर्बाद हो गई है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा? अगली फसल बोने तक और अगली फसल के आने तक अपने पूरी परिवार के भरण पोषण के लिए मुझे 100 पेसोज, 100 पेसो चाहिए। प्लीज मुझे वो 100 पेसोज भेजो। और फिर वो उसको मोड़ता है, लिफाफे में रखता, लिफाफे को बंद करता है, खुद पोस्ट ऑफिस शहर में जाता है, उस पर एक टिकट साटता है और फिर उसको मेल बॉक्स में डाल के चल देता है। उसके बाद वो जो पोस्टमैन है, जो लेटर की छटाई कर रहा है पत्रों की, उनको अलग अलग हीप्स में डाल रहा है कि उसको किस डेस्टिनेशन पे भेजना है, जब उस विचित्र चिट्ठी पे उसकी नजर पड़ती है जिस पे लिखा है टू गॉड पते की जगह पे, उसके ठहाके फूट पड़ते, अट्टहास कर उठता है, वो जोर से हंसता है और उस चिट्ठी को लिए दौड़ते दौड़ते अपने बॉस पोस्टमास्टर के पास पहुंच जाता है। पोस्टमास्टर की भी हंसी छूट जाती है, लेकिन अगले ही पल वो चुप हो जाता है। क्यों? उस विशाल फेथ को, उस अगाध विश्वास को देखकर वो भी हक्का बक्का हो जाता है और एक सकारात्मक ईर्ष्या से भर के कह उठता है, काश मेरे अंदर भी इसका आधा विश्वास होता। इफ आई विश आई हैड हाफ द फेथ ऑफ दैट मैन। और फिर वो उस चिट्ठी को पढ़ता है, सोचता है कि वह लेंचो के ईश्वर में विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करेगा। लेकिन चिट्ठी पढ़ने पर यह बात मालूम पड़ती है कि सिर्फ अच्छी भावना से काम नहीं चलने का, पैसे चाहिए उसकी मदद करने को। लेकिन पोस्टमास्टर जो बहुत ही अच्छा आदमी है, इज वेरी गुड मैन, दृढ़ प्रतिज्ञ है, मदद को आगे बढ़ता है, संकल्प लेता है। फिर वो अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा डोनेट करता है, अपने कर्मचारियों से मदद लेता है, दोस्तों से लेता है, परिवार के सदस्यों से, रिश्तेदारों से भी मांगता है चैरिटी के नाम पे। और फिर लाख कोशिश करने पर भी आधी से थोड़ा ज्यादा रकम, लगभग 70 पेसोज वो कलेक्ट कर पाता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उस 70 पेसोज, चलिए आधे से ज्यादा रकम तो है, थोड़ा ही कम है 100 से। फिर वो उसको लिफाफे में डाल के उसमें एक छोटी सी चिट्ठी डालता है जिसमें वो साइन करता है गॉड, ताकि लेंचो का भरोसा ईश्वर में कायम रहे। कुछ इतने भी अच्छे लोग हैं दुनिया में। आप यूं भी कह सकते हैं कि वो पोस्टमास्टर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, शायद वो यूनिवर्स है, वो परमात्मा, जो भी उसको आप नाम दे दें, वही सब कुछ कर रहा है। और उस विश्वास की रक्षा के लिए, उसी की प्रेरणा से पोस्टमास्टर यानी एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। कुछ भी निश्चित नहीं कह सकते आप, उस पोस्टमास्टर की अपनी खूबी भी तो हो सकती है। और फिर अगले इतवार को बहुत सुबह लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है पूछने क्या उसके नाम कोई चिट्ठी आई थी। और वही पोस्टमैन जो उस लेटर को उठा के हंसा था पहली बार, उस लिफाफे के साथ उसके पास आधा लिफाफा थमा देता है। और लेंचो का विश्वास देखिए, वो जरा भी चकित नहीं होता उस पत्र को देख के। सब लोग इसको देख के हतप्रभ हैं। और फिर वो उस चिट्ठी को खोलता है, पैसे की गिनती करता है, लेकिन पैसे की गिनती करने के बाद उसके चेहरे पर गुस्सा छा जाता है, क्रोध की झलक मिलती है। और फिर वो पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर जाता है, एक कागज उधार लेता है, एक पेंसिल मांगता है और फिर वहीं पब्लिक राइटिंग डेस्क पर बैठ के बड़ी कोशिश से अपने भावनाओं को नियंत्रित करते हुए, उन्हें एक्सप्रेस करते हुए चिट्ठी लिखता है। और करीब आधा पौने घंटे बिताने के बाद उस चिट्ठी को लिखकर मोर के लिफाफे में डाल के उस पर एक टिकट खरीद के चिपका के वह मेल बॉक्स में डालता है, फिर घर चला जाता है। वो पोस्टमास्टर जो इस खुशी के साथ, जो एक अच्छे आदमी के पास होती है जब वो किसी की मदद करता है, जो काउंटर के पीछे से ये सब देख रहा था, इस उम्मीद में कि शायद उसे लेंचो के चेहरे पे खुशी देखने को मिलेगी, तो जैसे ही लेंचो बाहर जाता है, सारे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज दौड़ के जाते हैं, मेल बॉक्स खोल के वो लेटर निकालते हैं और जाके पोस्ट मास्टर के पास ले जाते हैं।
पोस्टमास्टर उस चिट्ठी को खोलता है और पढ़ता है। उसमें लिखा है, प्रिय ईश्वर, मैंने तो 100 पेसोस मांगे थे, सिर्फ 70 हैं। इतने से मेरा काम नहीं चलने वाला, मुझे 30 पेसोस की भी और ज़रूरत पड़ेगी, कृपया मुझे जल्द भेजो वो भी। लेकिन इस बार आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो सब के सब धोखाधड़ी के सरदार हैं, सब के सब धोखेबाज हैं। और कहानी ख़त्म हो जाती है। अब उम्मीद कर सकते हैं कि उन लोगों का रिएक्शन क्या रहा होगा उस लेटर को पढ़ के। आज की कहानी ऐसी ही ख़त्म होती है, कोई विधिवत शुरुआत नहीं, कोई विधिवत अंत नहीं। लेखक एक ऐसे मोड़ पे कहानी को छोड़ देता है जहां वो अपनी बात कह चुका होता है, अपने संवाद को दे चुका होता है, अपना संदेश प्रसारित कर चुका होता है, और पाठक पे छोड़ता है कि वो किस अंत की कल्पना करता है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं उसका अंत कैसा रहा होगा। उस चिट्ठी को पढ़ के पोस्टमास्टर का रिएक्शन क्या रहा होगा, उस आदमी के मन का हाल क्या रहा होगा जो बड़ी उम्मीद से देख रहा था कि शायद उस मदद का कुछ अच्छा लक्षण, कुछ खुशी के भाव लेंचो के चेहरे पे दिखाई पड़े। तो ये है हमारी कहानी। इसमें कई थीम है। पहला थीम तो फेथ का है, विश्वास का है, जो हर कहीं दिखाई पड़ता है आपको। दूसरा थीम है आदमी और प्रकृति के संघर्ष का, किस्मत और आदमी के संघर्ष का। जहाँ आदमी मजबूत है वो जीतता है, जहाँ किस्मत मजबूत है किस्मत जीतती है, प्रकृति जीतती है। अब देखते हैं लेंचो ने इतनी मेहनत की थी फसल उगाने में, प्रकृति की एक चोट, 1 घंटे की ओले की बारिश और समूची फसल तहस नहस हो जाती है। तो ये मैन वर्सेस नेचर, डेस्टिनी वर्सेस मैन का जो संघर्ष है, ये तो चलता रहा है युगों से, तब से जब से मानव जाति अस्तित्व में आई, ये आज भी जारी है और ये वहां भी हो रहा है। तो ये जो दूसरा थीम था वो है मैन वर्सेस नेचर या डेस्टिनी वर्सेस नेचर का। और अक्सर ये सवाल उठता है कि लेंचो बड़ा इंटॉलरेंट आदमी है, एर्राटिक नेचर है उसका, बहुत जल्दी खुश बहुत जल्दी उदास, फसल अच्छी देखी खुश, फसल बर्बाद तो उदास। लेकिन बिल्कुल स्वाभाविक सहज बात है ये। जिसने सप्ताहों तक महीनों तक इतनी मेहनत की थी उस फसल को उगाने में, उस शानदार फसल को उगाने में, और जब उसकी मेहनत रंग लाती दिख रही थी, उसकी फसल तबाह हो गई, तो उसका खुश होना लाजमी था। जब उसने अच्छी फसल देखी, अपनी उम्मीद को वास्तविकता का जामा पहनते देखा, और तब जब सब कुछ तहस नहस हो गया किस्मत की एक चोट से, जब उसके सामने से उस परिवार की थाली छिन गई, पूरे वर्ष का भरण पोषण का साधन चला गया, तो उसका डिवास्टेटेड, उसका शोक में डूब जाना बिल्कुल लाजमी था। इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपको नेगेटिवली ही देना है। आपको अग्री कतई नहीं करना कि कहानी की शुरुआत की उन घटनाओं में लेंचो इर्राटिक या फ्लीटिंग नेचर का दिखता है ना, एक क्षण में तोला एक क्षण में माशा वाले स्वभाव का दिखता है, ऐसा बिल्कुल अग्री नहीं करना आपको। हाँ, एक और थीम जो देखने में आती है कहानी के लास्ट में, ये थोड़ा इर्राटिक नेचर का थोड़ा सा हिस्सा लेंचो में दिख जाता है हमें, तब जब वो पोस्टमास्टर के लेटर को रिसीव करने के बाद कम पैसे पाने पर रिएक्ट करता है, गुस्सा आता है उसे, और उस स्रोत के प्रति जिसने उसे कम से कम इतनी रकम दी तो सही, जो आधी से ज़्यादा थी, थोड़ी ही कम थी पूरे से, उसे कृतज्ञ होना चाहिए, उसे आभार व्यक्त करना चाहिए था। उसने गुस्सा व्यक्त किया, उसने उस स्रोत को, वो ईश्वर हो चाहे कोई, उसने धोखेबाजों का समूह कहा, चोरों का समूह कहा उसने। तो यहाँ पर लेंचो की वो कमजोरी दिखती है हमें। अगर आप एहसानमंद नहीं है तो आपका विश्वास किसी काम का नहीं है। तो विश्वास के साथ सही मात्रा में कृतज्ञता की भावना होनी ही चाहिए। तो लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड का एक तीसरा थीम इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। अब चलिए हम बात करते हैं 2 मुख्य किरदारों के बारे में, 2 मेन कैरेक्टर्स जो हैं, लेंचो और पोस्टमास्टर। लेंचो का बहुत ही दमदार किरदार है, इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, इतने मेहनती आदमी है वो। इज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, जैसे कि राइटर कहता है, बैल की तरह काम कर सकता है बिना परिणाम की चिंता किए कि उस पर क्या बीतेगी, और वो करता भी है, शानदार फसल लगभग उगा ही लेता है। तो ये खूबी है उसमें, बहुत मेहनती है। और दूसरी खूबी, कितना विश्वास है, अगाध विश्वास ईश्वर पर या उस अनंत स्रोत पे। ऐसा विश्वास विरले ही पाया जाता है, बहुत कम लोगों में। तो ये जो अनशेकेबल फेथ है, अगाध विश्वास, अटूट विश्वास, यह निश्चित रूप से ईर्ष्या का पात्र है। ये विश्वास, तभी पोस्टमास्टर ईर्ष्या से कह उठता है, काश मेरे में आधी मात्रा भी होती उस विश्वास की। आई विश आई हैड द हाफ द फेथ ऑफ दैट मैन। और तीसरी चीज जो आप देखते हैं कि उस तबके से होने के बाद जिसमें कि अधिकांश लोग अनपढ़ होते हैं, वो पढ़ा लिखा है, वो लिख सकता है, वो पढ़ सकता है,
तो ये तीसरी खूबी तो जो लेंचो का चरित्र है, बड़ी दमदार चरित्र है वो, बड़ी शानदार चरित्र है वो, लेकिन एक कमी दिखती है उसमें, कृतज्ञता की भावना नहीं है। उसे 70 पैसों पाने पे भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए था। उस स्रोत के प्रति जिसने उसको दिया, चाहे वो आदमी हो या ईश्वर, उसे एहसानमंद होना चाहिए था। ये अलग बात थी कि उसे 30 पैसों कम मिले, वो बाद में 30 पैसों की मांग कर सकता था, लेकिन उसके लिए उनको चोरों का सरदार या धोखेबाजों का सरदार कहना पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को जरूरी नहीं था। तो ये उसकी ये मानवीय कमजोरी की ओर इशारा करती है। खैर, आदमी तो पुतला है कमजोरियों का और खूबियों का। अब दूसरा जो चरित्र है पोस्ट मास्टर का, पोस्ट मास्टर का चरित्र बहुत ही सुंदर है, बहुत ही एमिएबल, मिलनसार, बहुत ही सहयोगी, दयालु, लोगों की मदद करने वाला, और उस विश्वास का आकांक्षी जो लेंचो के पास है। कई सारी खूबियां आप उस पोस्ट मास्टर में पाते हैं। अपनी क्षमता से बढ़ के वो तैयारी करता है कैसे हम उसकी मदद करें, कहाँ से फंड लाएं, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिचितों से, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज से अपनी सैलरी का एक पार्ट डोनेट करके वो एक रकम खड़ी करता है, उससे सिर्फ उसके विश्वास को अक्षुण्ण रखने के लिए। बहुत बड़ी बात है। इतनी कोशिश करता कौन है, लेकिन उसमें भी एक छोटी सी कमजोरी दिखती है। वो चाहता है कि उसके उस अच्छे कर्म का जो परिणाम है वो लेंचो के चेहरे पर दिखे खुशी के रूप में। वो उससे अच्छी भावना की आकांक्षा करता है, रिटर्न की आकांक्षा करता है, लेकिन ये उसे नहीं मिल पाता। लेंचो उन सब लोगों को चोरों या धोखेबाजों का सरदार कहता है, बंच ऑफ क्रूक्स। तो हमें किसी से अपेक्षा नहीं पालना चाहिए, स्पेशली वो लोग जो दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, उन्हें कोई किसी अपेक्षा का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपेक्षाएं दुख का कारण होती हैं, परेशानियों का कारण होती हैं, तकलीफ देती हैं। जैसा कि पोस्ट मास्टर के मामले में आप कल्पना कर सकते हैं, हालांकि लेखक ने इस बारे में स्पष्ट कुछ नहीं लिखा, बस जिस अपेक्षा से वो लेंचो को देख रहा था पैसे गिनते वक्त, उसे यही होता है कि जिस चीज की अपेक्षा थी वो उसे नहीं मिली, उसकी प्रत्याशा भी टूटी। तो इन दोनों किरदारों में भी कुछ खूबियां हैं, कुछ खामियां हैं, और बहुत ही स्वाभाविक हैं, सहज हैं, क्योंकि आदमी दोनों से मिलके बना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप समझ गए होंगे, और जब आप थीम को समझ जाए, कहानी को समझ जाए, पात्रों को समझ जाए और लेखक के बारे में जान जाए, तो आप किसी भी इस पर बेस्ड किसी भी प्रश्न का आप अभ्यास कर सकते हैं, सफलतापूर्वक उत्तर दे सकते हैं। तो अगर आज आपका वीडियो, हमारा जो एक्सप्लेनेशन है, हमारी जो व्याख्या पसंद आई, तो हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए, और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना का जो दूसरा वेव है, तो तमाम सावधानियों का पालन ज़रूरी है, और कड़ी मेहनत करिए आने वाले बोर्ड एग्जाम में अपनी सफलता के झंडे गाड़ने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।